हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। आज आप लोगों को जो मई की प्रतियोगिता दर्पण है वो सॉल्व कराने जा रही हूँ। अप्रैल की मैं करा चुकी हूँ और प्रतियोगिता दर्पण को कैसे आपको डिवाइड करके उसमें कैसे लिखना है ये भी बता चुकी हूँ। अब उसी के आगे नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे राष्ट्रीय जो बता रही हूँ उसको राष्ट्रीय में डेट डाल लीजिएगा मई 2023 और फिर अंतर्राष्ट्रीय वाला अंतर्राष्ट्रीय में, नवीन सामान्य ज्ञान नवीन के पार्ट में। तो जो नियुक्तियाँ हुई हैं और जो ये घटनाएं हो रही हैं तो आपको क्या होगा कि एक बारी उसको भी रिवाइज कर लोगे और इसको भी रिवाइज कर लोगे। जैसे हमने बनाना बताया है उस तरह से आप एक बारी नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार फिर देख लीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मई की प्रतियोगिता दर्पण। मई की प्रतियोगिता दर्पण में जो राष्ट्रीय न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी। पहला है, मानहानि के मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री राहुल गांधी को 2 वर्ष के कारावास की सजा के पश्चात कहाँ की सदस्यता उनकी हटाई गई है? लोकसभा की। ठीक है, तो लोकसभा की सदस्यता उनकी समाप्त कर दी गई है। लोकसभा की सदस्यता समाप्त हुई है। फिर नेक्स्ट है, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरुद्ध 14 विपक्षी राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका। फिर दिल्ली मुंबई के पश्चात अब भोपाल में दिव्य कला मेला लगेगा। दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए ये जो कार्यक्रम है वो चलाया गया है। पहले दिल्ली में शुरू किया गया था, फिर मुंबई में, अब भोपाल में ये संपन्न हुआ है। फिर नेक्स्ट है, सतह से आकाश में, सरफेस से आपकी एयर में जा रही है, सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल INS का विशाखापट्टनम से परीक्षण। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय जो समिति होगी उसकी संस्थिति के आधार पर हो, ऐसा किसने कहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने। फिर नासा व इसरो, नासा और इसरो के सहयोग से विकसित उपग्रह निसार। तो ये पूछा जा सकता है कि निसार किसके सहयोग से विकसित हुआ है? तो नासा और इसरो के। इसका प्रक्षेपण कब होगा? अगले वर्ष संभावित है। फिर 12 वर्ष पुराने निष्क्रिय जो उपग्रह हैं, ऐसे उपग्रह जो निष्क्रिय हो चुके हैं, अब क्रियाशील नहीं हैं और ये 12 वर्ष पुराने हैं, उनको नियंत्रित तरीके से इसरो ने समुद्र में गिरा दिया गया है। भाई उतनी मलबा कहाँ फेंका जाए, तो उसके लिए उसको क्या किया जाता है? समुद्र में गिराया जाता है। तो इसको किसने? इसरो ने गिराया है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या व रिक्तियां। राजस्थान में 19 नए जिलों का गठन किया गया है और इसरो के द्वारा ब्रिटिश कंपनी वनवेब किसकी है? ब्रिटिश कंपनी है और उसके जो 36 उपग्रह है उसका प्रक्षेपण होगा। चलिए फिर इसकी डिटेल देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। तो मानहानि के एक मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री राहुल गांधी जी को कितने वर्ष के कारावास की सजा किया गया है? तो 2 वर्ष की। और इसके पास कहाँ की सदस्यता उसके बाद इनकी समाप्त करी गई है? तो लोकसभा की। 2019 में कर्नाटक में कोलार में एक जनसभा को, तो ये जो घटना है वो 2019 की है और सजा कब मिल रही है? 2023 में, 23 मार्च 2023 से ये। तो कर्नाटक में कोलार में एक जनसभा को ये संबोधित कर रहे थे। उस टाइम इन्होंने जो मोदी उपनाम है उसके संबंध में अपमानजनक टिप्पणी कर दी गई थी। तो ये जो 4 वर्ष पुराने इस मामले में कांग्रेसी नेता श्री राहुल गांधी जी को सूरत की एक अदालत ने, कहाँ की अदालत ने? सूरत की। मामला कहाँ है? कर्नाटक में कोलार का। कितने वर्ष पुराना है? 4 वर्ष पुराना है।
और सूरत के एक अदालत ने मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कारावास की सजा 23 मार्च 2023 को सुनाई। अदालत में इस फैसले के विरुद्ध अपील का समय देते हुए फैसले को 1 माह के लिए स्थगित भी किया गया है। तथापि लोकसभा सचिवालय में त्वरित कार्यवाही करते हुए संविधान के अनुच्छेद 102(1) ई के साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 के तहत राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता तत्काल प्रभाव से यानी 23 मार्च 2023 से समाप्त कर दी गई है। अब किस अधिनियम के तहत? 1951 के सेक्शन कौन सा है? 8 और अनुच्छेद 102(1), ठीक है। इसके साथ ही उनकी जो वो कौन सी सीट में रिक्त घोषित किया गया है? तो वायनाड लोकसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई है और 13 अप्रैल 2019 को उपर्युक्त जनसभा में श्री गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था? 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को ये संबोधित कर रहे थे, तो बोलते बोलते उन्होंने ये बोल दिया कि क्यों जो है सभी चोरों का उपनाम मोदी ही है। उसी का केस अब खुला है और 4 वर्ष पुराना ये केस है और इनको सूरत की एक अदालत ने मानहानि का दोषी करार दिया है और अनुच्छेद 102(1) ई के साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 के तहत इनकी लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। और कौन सी सीट इनकी खाली होगी? वायनाड लोकसभा सीट। फिर उनकी इस टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विरोध किसने किया था? पूर्णेश मोदी ने, ठीक है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक और गुजरात मंत्री भी रह चुके हैं। मामला है वो पूर्णेश मोदी ने इसकी शिकायत करी है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और इस आपराधिक मामले में सूरत के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी, ये मामला किसके सम्मुख आया? हरीश हंसमुख वर्मा, ठीक है। हरीश हंसमुख वर्मा ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 व 500 499 व 500 के तहत 2 वर्ष के कारावास की सजा वायनाड में सांसद श्री राहुल गांधी को 23 मार्च को सुनाई। तो ध्यान रखिएगा कि ये सजा किसने सुनाई है? वो हरीश हंसमुख वर्मा हैं। ये कहाँ के हैं? ये सूरत के मुख्य न्यायाधीश और दंडाधिकारी हैं। क्लियर हो गया? ये इम्पॉर्टेंट है। और किस धारा के तहत? तो 499 व 500 के तहत कितने वर्ष की? 2 वर्ष की सजा। और ये कहाँ के हैं राहुल गांधी? कहाँ के सांसद? तो वायनाड से। यह धाराएं किससे संबंधित हैं? यानी आपकी 499 व 500 किससे संबंधित है? तो मानहानि से। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन से ही पूछा जाए या राहुल गांधी का नाम लिया जाए। वो ये पूछ सकते हैं कि मानहानि से संबंधित कौन सी धारा है, ये पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि किस दंडाधिकारी के द्वारा दिया गया है। तो हरीश हंसमुख वर्मा के द्वारा। ये कहाँ के थे? सूरत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और किसकी शिकायत पर? तो पूर्णेश मोदी की। कितने वर्ष? तो 4 वर्ष पहले की घटना थी। ये आपका इम्पॉर्टेंट होगा। अदालत ने इस मामले में 15,000 के मुचलके पर जमानत देते हुए फैसले के विरुद्ध अपीलीय अदालत में जाने के समय देते हुए इस फैसले पर अमल को 1 माह के लिए स्थगित भी किया। 1 माह को स्थगित किया है और यह 7वां मामला है अब तक का। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें श्री राहुल गांधी को जमानत प्रदान की गई है और इसमें अधिकांश मामले उनके बयानों से जुड़े हैं। ऐसे 7 मामले हैं उनके विरुद्ध जिसमें इनको जो है जमानत मिली हुई है।
अधिकांश मामलों में ये बयानों से जुड़े हैं और जमानत मिली हुई है। तो अदालत के उपर्युक्त फैसले के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी की लोकसभा सीट रिक्त घोषित किए जाने को अनेक विपक्षी दलों ने साजिश करार दिया है और कांग्रेस ने विभिन्न शहरों में प्रदर्शन कर इस मामले में रोष व्यक्त किया है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा, तो हसमुख वर्मा जी, हरीश हसमुख वर्मा जी के द्वारा। कहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं? ये सूरत के हैं। और किसके द्वारा उठाया गया है मामला? तो पूर्णेश मोदी के द्वारा उठाया गया है। कौन सी भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत इन्होंने जो है 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है? तो 499 और 500। और ये किससे संबंधित है? तो मानहानि से संबंधित है। यही इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब पिछले वाले में क्या मामला 2019 में कर्नाटक कोलार का है ये मामला, जब इन्होंने मोदी उपनाम के संबंध में बोला था कि सभी जो चोरों का उपनाम मोदी ही होता है, तो उस पे ये मामला चला है। और इसमें ये भी देख सकते हैं कि अनुच्छेद 102(a)(1) के साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 के तहत राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। तो ठीक ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा की जो सदस्यता है वो किसके तहत समाप्त करी गई है? तो अनुच्छेद 102(1) के तहत और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 के तहत। ये किससे संबंधित है? ये उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने से संबंधित है। क्लियर हो गया? और 499 और 500 किससे संबंधित था? वो किसी के विरुद्ध अगर आप ये देखिए, ये जो है किसी के विरुद्ध अगर आप कुछ अपशब्द बोलते हैं या किसी के मान को हानि पहुंचाते हैं तो उससे ये संबंधित है। क्लियर हो गया? जो बोल रही हूँ कि मानहानि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है वो ध्यान रखिएगा। लोकसभा की सदस्यता किस अनुच्छेद के तहत समाप्त करी गई है ये ध्यान रखिएगा। कि किसने जो है चलाया ये ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा वो उनको जो है सज़ा दी गई है या 2 वर्ष के लिए हटाया गया है तो वो ध्यान रखिएगा। कारावास की जो सज़ा है यही आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरुद्ध 14 विपक्षी दलों की सर्वोच्च न्यायालय में याचिका। देश के 14 जो आपके विपक्षी राजनीतिक दल ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में 24 मार्च 2023 को दायर की है, जिसमें गिरफ्तारियों, रिमांड्स, जमानत के लिए दिशा निर्देश तय करने की मांग सर्वोच्च न्यायालय में की गई है। कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दल किसके नेतृत्व में आए हैं? कांग्रेस के। एकजुटता दर्शाते हुए इस याचिका में कहा कि सीबीआई और ईडी के 95% मामले विपक्षी नेताओं के विरुद्ध हैं। एनडीए के सत्ता में आने के पश्चात सीबीआई और ईडी द्वारा विपक्षियों के विरुद्ध दायर मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये बात इन लोगों ने करी है। दोष सिद्धि की दर 4 से 5% ही बताई है। याचिका में मांग की गई है कि याचिका में विपक्षी दलों का कहना है कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ईडी और सीबीआई का मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। गिरफ्तारियों से पहले व उसके पश्चात जमानत के लिए कुछ दिशा निर्देश तय करने की मांग याचिका में की गई है। याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने इस पर सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक बार ऐसे ही सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। जो पहला वाला है वो आपका जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और इन 14 राजनीतिक दलों ने यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर करी है, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, भारत राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सीपीआई और सीपीएम और डीएमके शामिल है। एक बारी ये जो 14 राजनीतिक दल हैं वो याद कर लीजिएगा और सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। हो सकता है कि ये पूछा जाए कि जो 14 राजनीतिक दल जिन्होंने याचिका दायर करी है वो कौन कौन से हैं, या निम्नलिखित में से कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो एक बारी ये ज़रूर याद कर लीजिएगा ये वाला पोर्शन। फिर नेक्स्ट है दिल्ली व मुंबई के पश्चात अब भोपाल में दिव्य कला मेला। पहला क्वेश्चन ये उठ सकता है कि दिव्य कला मेला क्या है या किससे संबंधित है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कहाँ हुआ है, या ये पूछा जा सकता है कि अब कहाँ संपन्न हुआ है, या ये पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ हुआ है। 3 दे देंगे तो या 4 दे देंगे तो आपको बताना होगा कि कौन से जगह उसमें शामिल हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे देख लेते हैं इसको। देश भर में दिव्यांग कारीगर जो शिल्पकार हैं, हस्तकार हैं, उनके जीवन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए उनके उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए एक मंच प्रदान करना। जो दिव्य कला मेला है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो दिव्यांग है तो उनको कैसे हम एक प्लेटफॉर्म दे दें ताकि वो अपने द्वारा जो निर्मित चीज़ें हैं वो वहाँ पे दे दें। भाई वो दूर जा नहीं सकते, उतना उनके पास साधन है नहीं, तो इसके लिए एक सरकार के द्वारा मंच प्रदान कर दिया गया है। वो कौन सा मंच है? दिव्य कला मेला। और उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर बनाना। किसको आत्मनिर्भर बनाना? जो देश भर के दिव्यांग कारीगर हैं, शिल्पकार हैं और हस्तकार हैं। क्लियर हो गया? तो तीनों ये शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। और देश के प्रमुख शहरों में दिव्य कला मेलों के आयोजन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किसके द्वारा शुरू किया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया? दिव्यांगों के से संबंधित है दिव्य कला मेला, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें कौन कौन शामिल है? तो दिव्यांग कारीगर, शिल्पकार और हस्तकार ये इसमें शामिल है, दूसरी न्यूज़। तीसरा, ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये आपका चलाया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। फिर ऐसा पहला दिव्य कला मेला 2 से 7 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। ये आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है। ठीक है, कर्तव्य पथ पे तो कहाँ पे? तो कर्तव्य पथ पे। ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये किस लिए चर्चा में है? यहाँ पे दिव्य कला मेले का आयोजन सबसे पहले किया गया है। ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। फिर इसी श्रृंखला में एक अन्य दिव्य कला मेले का आयोजन 16 से 25 फरवरी 2023 को कब करा गया था? मुंबई में। और उसके पश्चात 12 से 21 मार्च को भोपाल में किया गया है। तो सीक्वेंस याद करिएगा। 2 से 7 दिसंबर 2022 को दिल्ली में, 16 से 25 फरवरी 2023 में मुंबई में, और फिर 12 से 21 मार्च को भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। और कहाँ पे? भोपाल हाट में। 12 से 21 मार्च 2023 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में, किसके तत्वावधान में? दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के द्वारा आयोजित इस कला मेले में दिव्यांग जो शिल्पकार हैं उनके द्वारा निर्मित हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम, पैकेट बंद फूड, कपड़े, खिलौने, उपहार, घर की सजावट के सामान आदि अवलोकन एवं बिक्री के लिए उपलब्ध थे। मेले का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार व राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने 12 मार्च को किया है। तो एक क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई पटेल। किसके द्वारा? तो ये आपके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और प्रतिमा भौमिक, इनके द्वारा। फिर ये जो है दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में आयोजित किया गया, और सबसे पहले दिल्ली के कर्तव्य पथ में, फिर इसके बाद जो है मुंबई में, उसके पश्चात भोपाल के भोपाल हाट में ये आयोजन किया गया है। फिर नेक्स्ट है सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी की है, ये मध्यम दूरी की मिसाइल का INS विशाखापत्तनम से परीक्षण। रक्षा क्षेत्र में एक और परीक्षण भारत ने 7 मार्च 2023 को किया, जब भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल MRSAM, ठीक है, INS विशाखापत्तनम से उस मिसाइल को छोड़ा गया है, और उसका क्या नाम है मध्यम दूरी की मिसाइल का? MRSAM। और इसका सफल व सटीक परीक्षण किया गया, और इसका वजन कितना है? 275 किलोग्राम वजन की, 4.5 मीटर लंबी तथा 0.45 मीटर व्यास वाली MRSAM का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन व इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी ऑफ इंडिया के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। सतह से आकाश करने वाली है, ये कौन सी मिसाइल है? MRSAM। कहाँ से छोड़ा गया है इसको? तो भारतीय नौसेना का युद्धपोत है INS विशाखापत्तनम से इसको छोड़ा गया है, और ये इसका वजन कितना है? 275 किलोग्राम। कितने मीटर लंबी है? 4.5 मीटर लंबी है। व्यास कितना है? 0.45 मीटर इसका व्यास है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन व इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के सहयोग से, दोनों के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। सहयोग किसने करा है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के सहयोग से, जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत डायनेमिक्स है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। और कब किया गया है ये इम्पॉर्टेंट है। किसके द्वारा ये छोड़ी गई है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? फिर किसके द्वारा, ये मैं बता चुकी हूँ, और ये वाला, ठीक है। और 60 किग्रा वारहेड के साथ इस मिसाइल की रेंज कितने किलोमीटर तक है? 100 किलोमीटर तक है। अर्थात इस रेंज में दुश्मन के विमान, ड्रोन या मिसाइल 2023 को अपना निशाना यह बना सकती है। और मिसाइल के 7 मार्च परीक्षण द्वारा किया गया है इन तथ्यों की पुष्टि। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सतह से आकाश करने वाली मिसाइल है वो कौन सी है, जिसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है, वो आपसे पूछा जा सकता है। किसके सहयोग से बनाई गई है वो इम्पॉर्टेंट है। और ये मध्यम दूरी की है, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आपके साथ कितने इसकी पूछा जा सकता है कि वजन कितना है, लंबी कितनी है। तो ये क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है, कौन सा गलत
है या सब सही हैं, ऐसे तीनों दे दिया और फिर लिख दिया नीचे तीनों सही हैं। तो इस तरह से भी आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे उठ सकता है। क्लियर हो गया? तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। फिर 12 वर्ष पुराने जो निष्क्रिय, जो अब काम में नहीं आ रहे हैं, उनको उपग्रहों को नियंत्रित तरीके से इसरो ने समुद्र में गिरा दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 वर्ष पुराने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित थे उपग्रह, उनमें कौन है? मेघाट्रॉपिक्स 1, MT1 को अत्यंत नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया है। ठीक है, किसको गिराया गया है? मेघाट्रॉपिक्स 1 को अत्यंत नियंत्रित तरीके से कहाँ पे गिराया गया है? प्रशांत महासागर में। कब गिराया गया है? 7 मार्च 2023 को। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा अभी हाल ही में किसको गिरा दिया गया है नियंत्रित तरीके से, जल में या समुद्र में? तो वो आपका है मेघाट्रॉपिक्स। क्लियर हो गया? कब गिराया गया है? 7 मार्च 2023 को। किस सागर में गिराया गया है? तो प्रशांत महासागर में। अब इसका वजन 1000 किलोग्राम वजन के इस उपग्रह को इसरो ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के सहयोग से 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया था। तो ये प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? फ्रांस के द्वारा के सहयोग से, इसरो के द्वारा। और कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2011 को। 3 वर्ष तक मौसम की जानकारी देने के लिए डिज़ाइन किए गए इस उपग्रह को 10 वर्ष से अधिक समय तक सेवाएं इसने प्रदान करी। सिर्फ ये 3 वर्ष के लिए किया गया था, तो भी इसने 10 वर्ष से अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। अनुपयोगी होने के पश्चात इसरो ने अगस्त 2022 से ही पृथ्वी से इस उपग्रह की दूरी को निरंतर कम कर रहा था। ये धीमे धीमे कम कर रहा था, यानी थोड़ा लाया फिर थोड़ा लाया फिर थोड़ा लाया, इस तरह से। अंतरिक्ष की किसी अन्य वस्तु के साथ इसके टकराव को टालने के लिए इस दूरी को 20 गंभीर प्रयासों से धीरे धीरे कम किया गया तथा अंततः 2 मार्च 2023 को इसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया। इसरो के अनुसार इसे यदि नीचे नहीं गिराया जाता तो यह निष्क्रिय उपग्रह 100 वर्ष तक अपनी कक्षा में पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता। इसरो के अनुसार इस उपग्रह को वापस लौटाने की दृष्टि से डिज़ाइन नहीं किया गया था, इसलिए इसे धरती पर सुरक्षित गिराना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। ये क्या करता कि कोई काम नहीं कर रहा था तो भी वो चक्कर काटता रहता। तो इस वजह से और ये इसको इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया था कि जब वो निष्क्रिय हो जाए तो हम उसको धरती पे इजीली ला सके। तो इस वजह से ये इसको लाना एक चुनौतीपूर्ण काम था, जिसमें इसरो सफल भी हुआ है। और कहाँ पे गिराया है इसने? प्रशांत महासागर में। कब गिराया है? 7 मार्च 2023 को। वो कौन सा उपग्रह था? मेघाट्रॉपिक्स। तो मेघाट्रॉपिक्स ये पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित था, यानी ये क्या काम कर रहा था। तो इसका आप ये देख सकते हो कि ये जो है मौसम की जानकारी देने से संबंधित था। क्लियर हुआ? या ये पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल ही में उपग्रह प्रशांत महासागर में गिराया गया है वो किस चीज़ की जानकारी देता था या किससे संबंधित था? तो मौसम से। क्लियर हो गया? तो 3 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन उसने 10 वर्ष से अधिक समय तक अपना काम किया है। ऐसे डिज़ाइन नहीं किया गया था कि वो धरती पे नीचे लाया जा सके, लेकिन इसरो के द्वारा इसमें इनको सफलता भी मिली है और लाना चुनौतीपूर्ण काम को भी इन्होंने कर दिखाया है। और ये किसके सहयोग से भेजा गया था? फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES
ISROS के सहयोग से कब 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। तो इसमें ये मेन न्यूज़ है, इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। और जहाँ पे आप राष्ट्रीय लिख रहे थे और अंतरिक्ष वाला लिख रहे थे उसी के नीचे लिख लीजिएगा। तो जब ऐसे लिखेंगे तो आगे वाला भी एक बार आप अप्रैल की भी देख लोगे, तो अप्रैल और मई आपका साथ साथ तैयार होता रहेगा। क्लियर हो गया। फिर आगे बात करते हैं ट्रॉपिकल वेदर व जलवायु की स्टडी के लिए प्रक्षेपित इस उपग्रह की डी ऑर्बिट व पृथ्वी के वातावरण में इसकी री एंट्री का यह कार्य यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कमेटी के साथ तय शर्तों को पूरा करने के लिए किया गया। किसके साथ ये बुलाया गया नीचे? तो ये री एंट्री यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कमेटी के साथ तय शर्तों, उनके साथ जो शर्तें रही होंगी उसके बाद इसको नीचे लाया गया। संयुक्त राष्ट्र की यह संस्था UNIADC 39 उपग्रह पर नज़र रखती है जिसका जीवन काल समाप्त होने वाला होता है। मतलब ये इस पे ये नज़र रखती है, ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था जो उपग्रह ख़त्म होने वाले हैं या जिनका जीवन काल समाप्त होने वाला है उस पे नज़र रखती है। तो वो आपकी संस्था कौन सी है? यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कमेटी। क्लियर हो गया। और ये कहाँ की है? तो संयुक्त राष्ट्र की है संस्था। मेघा ट्रॉपिक्स को अंतरिक्ष की कक्षा में 10 वर्ष तक रहने का कमिटमेंट इसरो का संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ था कि 10 वर्ष तक इसको रहने दीजिए क्योंकि ये काम कर रही है। जैसे ही 10 वर्ष पूरा होता है तो इनके सहयोग से इसको नीचे लाया गया धीमे धीमे और फिर अंततः इसको प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया। यह समावधि पूरी होने पर इस उपग्रह को पृथ्वी पर गिराने का प्रयास इसरो ने शुरू कर दिया था। क्लियर हो गया। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि कौन सी जो है संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था है या कौन सी संस्था जो जिनका जीवन काल समाप्त हो जाता है उपग्रह का, उस पे नज़र रखती है। तो वो है आपकी यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कमेटी। कहाँ की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र की है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की संस्तुति के आधार पर हो। ऐसा किसने बोला है? ये फैसला आया है सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है। चुनाव आयोग के कामकाज में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। कब लिया है? 2 मार्च 2023 को। न्यायमूर्ति KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली, किसकी अध्यक्षता वाली? तो KM जोसेफ वाली सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने दूरगामी महत्व के फैसले के तहत देश में आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था को 2 मार्च 2023 को, जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको 2 मार्च 2023 को रद्द कर दिया और कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जब तक संसद में कानून नहीं बन जाता तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय जो समिति होगी उसकी संस्तुति के आधार पर किसके द्वारा करी जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। कब तक? जब तक कानून नहीं बन जाता है दोबारा, क्योंकि पहला तो रद्द कर दिया गया है। क्लियर हो गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में 2 अन्य सदस्य लोकसभा में नेता विपक्ष तथा देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे। क्लियर हो गया।
तो ये पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में हुई है, तो के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता में। कब हुई है? 2 मार्च 2023 में। अब जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक किसके द्वारा होगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी संस्तुति के आधार पर, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की संस्तुति के आधार पर। और फिर जब कानून किसके लिए बनेगा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में 2 अन्य सदस्य लोकसभा में नेता विपक्ष के तथा देश के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। पीठ के फैसले में कहा गया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त होने की स्थिति में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को इस पैनल में शामिल किया जाएगा। अगर विपक्ष के नेता वहां पे मौजूद नहीं है तो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता होगा इस पैनल में उसको शामिल किया जाएगा। पीठ ने अपने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि चुनाव आयोग के कामकाज को कार्यकारी हस्तक्षेप से अलग करने की आवश्यकता है। जो कार्यकारी हस्तक्षेप से उसको अलग किया जाए। पीठ के अनुसार लोकतंत्र में चुनाव की पवित्रता सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इसके विध्वंसक परिणाम होंगे। पीठ ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया का निरंतर दुरुपयोग लोकतंत्र को कम तक पहुंचाने का सबसे निश्चित तरीका ये है और यह फैसला सुनाने वाले न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ में 4 अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति हृषिकेश राय और न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार शामिल हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रमुख के पश्चात चुनाव आयोग ऐसी तीसरी संस्था होगी जिसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता तथा एक अन्य सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसकी संस्तुति के आधार पर होगी। यानी अब क्या हो रहा है कि जो आपका चुनाव आयोग एक का निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो तीनों मिलकर के करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब जब विपक्ष का भी नेता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं और प्रधानमंत्री जो हैं वो भी हैं, तो फिर गड़बड़ी होने के थोड़े चांसेस कम रहेंगे। और इसमें कौन कौन शामिल है, तो मुख्य जो हैं वो आपके के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता करी है। इसके अलावा 4 अन्य जो न्यायाधीश हैं वो भी आपके इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित हैं, तो वो पूछा जा सकता है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अध्यक्षता किसने करी है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो के पश्चात चुनाव आयोग जो है ये तीसरी संस्था होगी जिनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के एक जो न्यायाधीश होगा उनके द्वारा, ठीक है। और इनके द्वारा और किसकी नियुक्ति की जाती है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की। क्लियर हो गया। फिर नासा व इसरो के सहयोग से विकसित उपग्रह निसार का किसके द्वारा हुआ है, तो नासा और इसरो के सहयोग से प्रक्षेपण अगले वर्ष संभावित है। पृथ्वी की सतह से अवलोकन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा व इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह निसार 9 मार्च 2023 को बेंगलुरु पहुंच गया है, जहां से उसे इसरो सैटेलाइट असेंबलिंग सेंटर ले जाया जाएगा। कहां पे ले जाएगा, इसरो सैटेलाइट असेंबलिंग सेंटर ले जाया जाएगा। नासा की कैलिफोर्निया स्थित
नासा की कैलिफोर्निया स्थित जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने फरवरी माह में ही इसे रिसीव कर लिया था। ठीक है, बाद में अमेरिकी वायुसेना के एक C-17 विमान के द्वारा इसे बेंगलुरु लाया गया और इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण अगले वर्ष किया जाएगा। ये पृथ्वी को देखेगा, तो अवलोकन उपग्रह अगले वर्ष किया जाना संभावित है। अंतरिक्ष में रहते हुए यह उपग्रह पृथ्वी की सतह का अवलोकन कर डाटा तैयार करने में मदद करेगा और इसका उपयोग कृषि संबंधी मैपिंग, भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों का अध्ययन करने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। 40 फुट व्यास वाले उपग्रह से जोशीमठ जैसी घटनाएं होने से पहले ही चेतावनी मिल सकती है और सीमा पर होने वाली हलचलों के संबंध में भी इससे सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो सैटेलाइट है निसार उपग्रह, ये क्या करेगा, वो पूरी जो आपकी अर्थ है उसके बारे में अवलोकन करेगा, उसकी सतह का, जैसे कृषि से संबंधित जो मैपिंग है, कहाँ पे भूस्खलन होने वाला है या इससे कि जो है जो सीमा पे आपकी हलचलें हो रही हैं उससे भी संबंधित है ये। और इसका कब कर लिया जाएगा, अगले वर्ष किए जाने की संभावना है। किसके द्वारा ये करा गया है, तो ये आपकी जो नासा है और इसरो दोनों की संयुक्त रूप से विकसित ये उपग्रह है। क्लियर हो गया। तो नासा व इसरो के सहयोग से कौन सा उपग्रह विकसित किया गया है, निसार। ये किससे संबंधित है, तो ये पृथ्वी की सतह से अवलोकन से संबंधित है और ये क्या करेगा, ये कृषि संबंधी मैपिंग, भूस्खलन और आपकी सीमा पर जो हलचलें हो रही हैं उन सबको देखेगा। जोखिम वाले क्षेत्र जो होंगे उनके बारे में पहले ही जानकारी दे देगा, जैसे जो जोशीमठ में घटनाएं हुई हैं वो ना होने पाए। और ये जो है पहले क्या था, 9 मार्च 2023 को कब बेंगलुरु पहुंचा है, तो 9 मार्च 2023 को, और इसे इसरो सैटेलाइट असेंबली सेंटर ले जाया गया है। नासा की कैलिफोर्निया स्थित जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में जो हमारे इसरो प्रमुख हैं डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसको रिसीव कर लिया था फरवरी माह में ही। ठीक है, मार्च में ये पहुंचा है। बाद में अमेरिकी वायुसेना के किस विमान के द्वारा लाया गया है, तो ये C-17 विमान के द्वारा बेंगलुरु लाया गया है। क्लियर हो गया। तो मेन तो यही पूछा जाएगा कि निसार क्या है, तो निसार ये आपका उपग्रह है, किससे संबंधित है, तो ये आपके भूस्खलन, कृषि संबंधी मैपिंग और सीमा पे हलचलों की निगरानी से संबंधित है। या अगर उसमें दिया है कि पृथ्वी की सतह के अवलोकन, तो ये भी सही होगा। क्लियर हो गया। अत्यधिक उच्च क्षमता वाले इस उपग्रह में 2 अलग अलग रडार लगे हैं। इसके लिए एस बैंड रडार के साथ स्पेसक्राफ्ट बस GSLV लॉन्च सिस्टम जहां इसरो ने उपलब्ध कराए हैं। स्पेसक्राफ्ट बस में L बैंड रडार व संबंधित उपकरण नासा ने फिट किए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 2 रडार लगे हैं। एक जो रडार है किसके द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा, और दूसरा आपके नासा के द्वारा। तो कौन सा नासा के द्वारा करा गया है, तो स्पेसक्राफ्ट बस में L बैंड रडार। ठीक है, तो L बैंड रडार किसके द्वारा, नासा के द्वारा, और S बैंड रडार किसके द्वारा, S बैंड रडार आपके इसरो के द्वारा। ठीक है, 2 रडार अलग अलग लगे हुए हैं। पहला कौन सा है, S बैंड रडार, और दूसरा कौन सा है आपका L बैंड रडार। S बैंड रडार किसके द्वारा है, तो S जो है इसरो के द्वारा, ध्यान रखिएगा, और L किसके द्वारा है, L आपका नासा के द्वारा।
ठीक है। कौन कौन से 2 रडार लगे हैं? तो एस बैंड रडार लगा है और एल बैंड रडार लगा है। क्लियर हो गया? इस उपग्रह का जीवन काल 3 से 5 वर्ष अनुमानित है, यानी ये काम करेगा 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। इसके बाद जैसे हटाया जाता है या वहाँ के द्वारा, किस एजेंसी के द्वारा, तो ये भी आप अपने अगर मेंस में इससे संबंधित कुछ बता रहे हैं तो वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। प्रदूषण से संबंधित भी आएगा तो भी इस पॉइंट को आप वहाँ पे रख सकते हो। उल्लेखनीय है कि इसरो ने 1979 से अब तक 30 से अधिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का विकास व प्रक्षेपण किया है, जो कृषि, मौसम आदि से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराते रहे। अभी अभी हमने बताया था कि कौन मौसम से संबंधित जानकारी रडार दे रहा था, जिसको प्रशांत महासागर में गिराया गया है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप लोग एक ही रजिस्टर में न्यूज़ लिखिए, तो जब आप एक ही रजिस्टर में लिखोगे तो आगे वाला भी पढ़ोगे तो इसको और अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। क्लियर हो गया? निसार उपग्रह में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगे होने के कारण भारत के किसी भी अन्य उपग्रह द्वारा भेजी जाने वाली छवियों की तुलना में ये अत्यधिक हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस आपको भेजेगा। फिर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या व रिक्तियां देख लेते हैं एक बारी। सर्वोच्च न्यायालय व देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 1 फरवरी 2023 की स्थिति के संबंध में जानकारी प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल 2023 के अंक में पृष्ठ 11 में दी गई थी। ठीक है, अप्रैल वाला अंक एक बार देख लीजिएगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि एक रजिस्टर बनाइए और उसमें राष्ट्रीय, फिर कुछ पेज छोड़िए, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर कुछ पेज छोड़िए, फिर नवीन में खेलकूद का 2 पेज बना लीजिए, पुरस्कार का, शब्द संक्षेप का और जो लेखक हैं उनका। तो होगा क्या कि जब आप वो नोट डाउन करोगे ना तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो होगा क्या कि एग्ज़ाम के टाइम में चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ रहे हो तो आपका आधा प्रेशर तो दूर हो जाएगा ना कि एक एक चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन एक स्टोरी आपको याद रहती है। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग क्लिक करेगा और वो क्वेश्चन आपका वहाँ पे सही हो जाएगा, चाहे जितना घुमा के दिया जाए। आपको दी तो यही सब न्यूज़ें जाएंगी। तो प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल 2023 में इसके बारे में है, देख लीजिएगा। इन न्यायाधीशों में न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या तथा रिक्तियों के संबंध में प्रमाणित आंकड़े पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ प्रकाशित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या और न्यायालयों में वास्तव में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या, रिक्तियों की संख्या के संबंध में 21 मार्च 2023 की स्थिति की जानकारी किसने दी है? केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा में 24 मार्च 2023 को प्रस्तुत की गई है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि 21 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के सभी 34 जो पद थे मुख्य न्यायाधीश सहित भरे हुए थे तथा न्यायाधीशों का कोई पद यहाँ पे रिक्त नहीं था। देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश सहित स्वीकृति पद 1114 थे और 840 स्थायी थे जिसमें, और 274 अतिरिक्त न्यायाधीश थे इसमें। इनमें कार्यशील न्यायाधीशों की संख्या 785 थी जिसमें 640 स्थायी थे और 145 अतिरिक्त न्यायाधीश थे यहाँ पे, तथा स्थायी न्यायाधीशों के 200 तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों के 129 पद रिक्त थे। और ये जो आपकी स्थिति है वो कब की है? 21 मार्च 2023 को। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है।
संदर्भित तिथि को देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों में अनुमोदित न्यायाधीशों की संख्या तथा रिक्तियों की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है। तो तालिका हमने आपको दे दी है, वो आप एक बारी देख लीजिएगा। ठीक है, ये है आपका इलाहाबाद वाला, आप देख लीजिएगा एक बारी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप यहाँ पे दिल्ली का एक बार देख लीजिएगा। फिर आपका है, इसमें एक बार देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा और सबसे कम, वो तालिका उठा के एक बारी ज़रूर देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे कम किस में है, कौन भरी हुई है, किस में ज़्यादा है। क्लियर हो गया? ये आप तालिका एक बार देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं राजस्थान में 19 जो आपके नए जिले हैं उनका गठन। तो राज्य में नए जिलों के गठन की जनता में की काफ़ी समय से चली आ रही मांग को चुनावी वर्ष में पूरा करते हुए 19 नए जिलों व 3 नए संभागों के गठन की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को विधानसभा के बजट पर जो बहस हो रही थी उसके उत्तर में दिया है। इसमें राज्य में जिलों की संख्या 33 से बढ़ करके कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। ये एक बार देख लीजिएगा कि कितने जिलों का हो रहा है। तो 19 कहाँ की बात हो रही है? तो राजस्थान की। और जब ये संभागों की जो संख्या है वो 7 से बढ़ करके कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। प्रशासन की बेहतरी के लिए स्वीकृत संख्या के जिलों का गठन किया जाएगा। जयपुर का विभाजन कर 4 जिले, ठीक है, तो किसका विभाजन किया गया है? तो जयपुर का भी विभाजन किया गया है। 4 जिले हो गए, दूदू, कोटपुतली, उत्तरी जयपुर, दक्षिणी जयपुर में इसका विभाजन किया जाएगा। अजमेर का विभाजन कर केकड़ी एक नया जिला बनाया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि केकड़ी का विभाजन कर केकड़ी का नया जिला बना है वो किससे विभाजित हुआ है? तो अजमेर से, या अजमेर से विभाजित होकर के कौन सा नया जिला बना है? तो केकड़ी, दद्दू, कोटपुतली किसका विभाजन करके बना है? तो जयपुर का। क्लियर हो गया? तो जयपुर का विभाजन करके कितने नए जिले बने हैं? तो 4 जिले अब हो जाएंगे विभाजन करके। 3 नए जिले बने हैं, दद्दू, कोटपुतली, उत्तर जयपुर और दक्षिणी जयपुर। इसी प्रकार अलवर में 2 नए जिले बहरोड और खैरथल बनाए जाएंगे और जोधपुर का विभाजन का जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम व फलौदी जिलों का गठन किया जाएगा। और नए बनाए जा रहे 19 जिलों के नाम जो हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो जयपुर का हो रहा है, देख लीजिएगा। अजमेर का विभाजन हो रहा है, अलवर का विभाजन हो रहा है और जोधपुर का विभाजन आपका हो रहा है। क्लियर हो गया? तो ये चारों का विभाजन हो रहा है। जयपुर का विभाजन करके 3 नए जिले बने हैं, अजमेर का विभाजन करके 1 नया जिला बना है, अलवर का विभाजन करके 2 नए जिले बने हैं और जोधपुर का विभाजन करके आपके पूर्वी जोधपुर और जो पश्चिमी इसका विभाजन हुआ है और फलौदी इसका गठन किया जाएगा। ठीक है? फिर ये जो जिले बने हैं एक बार देख लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अनूपगढ़, बालोतरा, व्यावर, डीग, डिडवाना, कुचामन, द्रुंग, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुरी दक्षिणी, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिमी, केकड़ी, खैरथल, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, साचौर तथा शाहपुर। ये नए बनाए गए जो संभाग हैं वो हैं पाली, सिकरी और बांसवाड़ा। क्लियर हो गया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है? तो इसको तो ज़रूर याद कर लीजिएगा
किस किस से उनका विभाजन हुआ है वो एक बारी देख लीजिएगा। और स्पेशली जो राजस्थान पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और उनको तो ये रटना ही रटना पड़ेगा, अपने फिंगर्स पे, टिप पे होना चाहिए ये। फिर उल्लेखनीय है कि राजस्थान में इससे पूर्व 3 जिलों दौसा, राजसमंद और बारां का गठन 2 दशक पूर्व हुआ था, जिसके बाद से ही और नए जिले बनाने की मांग चल रही थी। और नए जिलों के गठन के प्रस्ताव पर विचार हेतु रामलुभाया कमेटी का गठन, तो कौन सी कमेटी है? रामलुभाया कमेटी का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया, जिसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर 19 जिलों व 3 संभागों का गठन किया गया। तो जो आपकी रामलुभाया है वो किससे संबंधित है? राजस्थान में नए जो गठित आपके जिले हैं उनसे संबंधित ये है। क्लियर हो गया? फिर नए जिलों व संभागों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण, उन्होंने रीजन क्या दिया है कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जहां जिला मुख्यालय से कई क्षेत्रों की दूरी 100 किलोमीटर से भी अधिक है। इससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कई जिलों की जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण प्रशासन का हर परिवार तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि अपेक्षाकृत छोटे जिले हो जाने से प्रशासन, प्रबंधन तथा कानून व्यवस्था पर निगरानी, नियंत्रण सुगम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये जिले बनाए हैं। 19 नए जिलों के गठन से राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? इंपॉर्टेंट है भैया, 50 हो जाएगी। और जिलों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले। व मध्य प्रदेश में कितने हैं? 52 जिले के पश्चात देश का तीसरा स्थान इसका हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो पहला यूपी का हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 75। फिर इसके बाद किसका हो जाएगा? एमपी का स्थान हो जाएगा, कितने जिले हैं? 52। और फिर किसका स्थान हो जाएगा इसके बाद राजस्थान का हो जाएगा, कितने जिले हैं? यहाँ पे 50। तो ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है। रीज़न क्या दिया है देख लीजिएगा। फिर इसके बाद कौन कौन से जिले बनाए गए हैं वो देख लीजिएगा। किसकी अध्यक्षता में बने हैं वो देख लीजिएगा। कौन सी कमेटी बनाई गई है वो भी एक बारी याद कर लीजिएगा। फिर इससे जो मुख्य बिंदु निकले हैं एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सेवा मुक्त सैटेलाइट, जो अभी अभी हम लोग ने डिस्कस किया है, को 7 मार्च 2023 को कहाँ पे नष्ट किया है? प्रशांत महासागर में। उसका क्या नाम है? मेघा ट्रॉपिक्स। ये किससे संबंधित थी? कुछ याद आ रहा है? किससे संबंधित थी? किसके द्वारा मिल करके इसको छोड़ा गया था? कितने साल का था? और ये जो नष्ट किया गया है तो किस एजेंसी के सहयोग से नष्ट किया गया है? या नष्ट वो तिथि कौन सी एजेंसी देखती है? याद आया कुछ? वो सारे इसी में एक बारी फिर रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित मेघा ट्रॉपिक्स का कार्यकाल समाप्त हो गया था, इसलिए इसको मेघा ट्रॉपिक्स 1 को प्रशांत महासागर में नष्ट कर दिया गया है। दूसरा है त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन में बीजेपी विधायक दल के किस नेता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ 8 मार्च 2023 को ली है? तो माणिक साहा ने। माणिक साहा 2016 में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए थे और 22 में बीजेपी ने त्रिपुरा में बीजेपी के लोकप्रिय नेता बिप्लब देव को हटाकर माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था।
फिर मेघालय में चुनाव के बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी के किस नेता ने मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार 2 मार्च 2023 को शपथ ली है? तो कोनराड के संगमा ने। ठीक है, वर्तमान में वे तुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं और संगमा मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री P.A. संगमा के पुत्र हैं। 6 मार्च 2018 को उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्हें दिलाई गई थी। फिर बात करते हैं NDPP के किस नेता ने पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी है? तो नेफ्यू रियो। तो नेफ्यू रियो कहाँ के हैं? न से नेफ्यू न से नागालैंड। क्लियर? और ये आपके कहाँ पे है संगमा? तो ये आपके कोनराड के संगमा जो है वो आपके कहाँ के हैं? मेघालय। कोनराड ये मेघालय। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। कोनराड अभी जब रेखाएं पढ़ाएंगे तो आएगा ये, तो ध्यान रखिएगा। कोनराड के संगमा मेघालय, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ कोनराड है ना, जहाँ पे नागा ज़्यादा है वहाँ पे नेफ्यू हैं। बीजेपी नेशनलिस्ट, वो मैं याद कराने के लिए बोल रही हूँ, उसको सही नहीं मान लीजिएगा। ठीक है, बीजेपी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी गठबंधन की जीत के बाद नेफ्यू रियो ने राज्य के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। फिर भारत और फ्रांस की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगोडे सैन्य स्टेशन में 7 से 8 मार्च 2023 को संपन्न हुआ? तो फ्रीजेक्स 23। तो फ्रीजेक्स 23 किससे संबंधित है? भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ है उससे। कहाँ पे हुआ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में जो पंगोडे सैन्य स्टेशन है वहाँ पे हुआ है। यह पहली बार है जब दोनों देशों की सेनाएं इस प्रारूप में तिरुवनंतपुरम स्थित सैन्य स्टेशन पर एक कंपनी समूह के प्रत्येक दल के साथ शामिल हुई। संयुक्त अभ्यास फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। उद्देश्य क्या था? फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करना, और ये इससे होगा। किस भारतीय महिला टेनिस स्टार ने 5 मार्च 2023 को अपने टेनिस कैरियर को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। किसने कहा है? सानिया मिर्जा ने। सानिया ने भारत के लिए 6 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं। उन्होंने डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016, विंबलडन 2015 और US ओपन 2015 खिताब जीता। अब ये जो आपका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, US ओपन कब होते हैं, किस किस ग्राउंड में होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो मैं अलग जब वीडियो बनाऊंगी तो आपको उसकी डिटेल दे दूंगी। ठीक है, तो इसके अलावा उन्होंने मिक्स्ड डबल में भी 3 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2009, फ्रेंच ओपन 2012 और US ओपन 2014 का खिताब जीता था। तो जाहिर सी बात है सानिया मिर्जा हमारे देश के लिए इतने सारे खिताब लाई हैं, तो इन्होंने कब कब कौन कौन खिताब जीता है तो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किस प्रख्यात लेखक के उपन्यास पागल खाना को मार्च 2023 में चुना? तो ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी का पागल खाना उपन्यास किसका है, या पागल खाना उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ज्ञान चतुर्वेदी। इनको कौन सा सम्मान मिला है? तो व्यास सम्मान। ठीक है, नरक यात्रा भी इन्हीं की है, 12मासी और हम न मरब जैसी चर्चित कृतियों के लेखक ज्ञान चतुर्वेदी का पागल खाना 5वां उपन्यास है, और उनकी बाजार को लेकर एक फैंटेसी रचना है। ये किससे संबंधित है? बाजार को लेकर के एक फैंटेसी रचना है।
फिर नेक्स्ट है भारतीय खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा महिला जो एथलीट है वो एक मंच प्रदान करने के लिए 10 मार्च से 31 मार्च तक किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो खेलो इंडिया 10 कदम, ठीक है। तो खेलो इंडिया 10 कदम किससे संबंधित है? महिला एथलीटों को एक मंच प्रदान करने से संबंधित है। किसके द्वारा? तो भारतीय खेल विभाग और युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। भारतीय खेल विभाग, युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालयों द्वारा महिलाओं के लिए 10 मार्च से 31 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के स्मरणोत्सव के भाग के रूप में खेलो इंडिया 10 कदम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो 10 कदम किसके उसमें? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के स्मरण के उत्सव के रूप में शुरू किया गया। फिर ऑस्कर अवार्ड 2023 में भारतीय सिनेमा के किस सुपरहिट फिल्म के सॉन्ग नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता? फिल्म RRR, ठीक है। ये अभी जब आगे मैं राष्ट्रीय कंप्लीट कराऊंगी तो सारी चीज़ें मिलेंगी, एक एक नज़र देखते रहिएगा। तो जब 2-3 बार आप कोई न्यूज़ पढ़ लेते हो ना तो वो आपको याद होने लगती है। इसलिए हमारा छोटा सा प्रयास है कि बार बार चीज़ें आपको बुलवाई जाएं ताकि आप उसको याद रखें और एग्ज़ाम टाइम में लगे अरे ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। और जब सब आएगा तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। फिर नाटू नाटू के अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में फिल्म मेकर गुनीत मोंगा की द एलिफेंट व्हिस्पर्स ने भी अवार्ड जीता है। भारत की किस महिला वेट लिफ्टर को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मार्च 2023 में पब्लिक वोट के नतीजे के बाद देने की घोषणा की गई थी? तो मीराबाई चानू, ठीक है। ये क्या है? वेट लिफ्टर है, मणिपुर की हैं, ये 28 वर्षीय हैं, वेट लिफ्टर पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 वर्ष यह पुरस्कार जीता है। लगातार 2 वर्ष से इनको पुरस्कार मिल रहा है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं और उन्होंने 2021 में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल भी जीता था। साथ ही 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया था। यानी ये अपनी पहचान की मोहताज नहीं है। मीराबाई चानू को मोस्टली सब लोग जानते होंगे क्योंकि ये मेन अवार्ड पहली बार लगातार 2 वर्ष तक ये पुरस्कार जीत रही हैं वेट लिफ्टिंग वाला। फिर इन्होंने क्या है, ये सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक में, पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। फिर राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं उसमें गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता है। इसके साथ ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। तो इनको पहचान की ज़रूरत नहीं है। चानू जी को याद करिएगा, मीराबाई चानू। क्लियर हो गया? फिर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्लेटफॉर्म स्टेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म यानी इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। कर्नाटक के हुबली में 12 मार्च 2023 को उद्घाटन किया गया है और भारत में गोरखपुर रेलवे स्टेशन दूसरा व केरल का कोल्लम जंक्शन तीसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। तो जो पुरानी किताब होंगी जहाँ पे गोरखपुर लिखा होगा तो अब आपको कौन सा याद करना है? हुबली वाला, ठीक है। अभी तक हम लोग गोरखपुर याद कर रहे थे, अब कौन सा हो गया है? हुबली हो गया है। यानी पहले हुबली, फिर आपका हो जाएगा गोरखपुर, फिर आपका हो जाएगा केरल का कोल्लम जंक्शन तीसरा। यानी आपका क्या करोगे? सबसे लंबे में पहला कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक। प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। कर्नाटक के बाद कौन सा आ रहा है? गोरखपुर।
फिर कौन सा आ रहा है, फिर कोल्लम। ठीक है, अभी तक हम गोरखपुर बोल रहे थे तो गोरखपुर नहीं है, अब आपका कर्नाटक का हुबली हो गया है। ठीक है, और हुबली कर्नाटक याद रखिएगा, कहीं और मत पहुंच जाइएगा हुबली नाम से। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर कहाँ के स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो रायबरेली का हॉकी स्टेडियम। अरे आप भी कुछ ऐसा करिए कि आपके नाम से भी कुछ बने। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर कहाँ के स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो रायबरेली का हॉकी स्टेडियम। रानी यह उपलब्धि पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। किस क्रिकेट टीम ने लगातार चौथी बार मार्च 2023 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है, तो भारतीय क्रिकेट टीम ने इस टेस्ट सीरीज का आयोजन 1996 में ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम के बीच हो रहा है। 16 टेस्ट सीरीज में भारत ने 10 बार जीत दर्ज की है, जबकि 5 बार कंगारू टीम ने जीत हासिल करी है। एक बार टेस्ट सीरीज का फैसला नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये जो चौथी बार मार्च 2023 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है, तो वो भारतीय टीम ने जीती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के किस सबसे भारी लॉन्च व्हीकल से 26 मार्च को 36 वनवेब सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफ़र कर दी है, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में, लॉन्च व्हीकल मार्क LVM-3। ठीक है, यह भारत से वनवेब सैटेलाइट का दूसरा लॉन्च है ये, जिसे 26 मार्च 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया है। पहला लॉन्च कब किया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2021 में अक्टूबर में किया गया था, और इसका उद्देश्य 588 सैटेलाइट को स्पेस में भेजना था। क्लियर हो गया। फिर बात कर लेते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च 2023 को रद्द कर दी गई। वह कहाँ की लोकसभा के सदस्य थे, तो वायनाड। वायनाड कहाँ पे है, केरल। एक मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने, कौन सी कोर्ट ने, तो सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, और नियमानुसार उनकी संसद सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने समाप्त कर दी है। तो जो लोकसभा की सदस्यता समाप्त हुई है वो किस अनुच्छेद के तहत हुई है, और उन पे जो दावा किया गया है मानहानि का 2 वर्ष की सज़ा मिली है वो किसके तहत करी गई है, और जो जो चीज़ें किसने जो है आपत्ति जताई है, किसकी अध्यक्षता में हुई है, ये भी आप एक बारी देख लीजिएगा। तो आपका जो मई का राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पे बात करेंगे, तब तक आप अपनी अप्रैल की प्रतियोगिता दर्पण तैयार कर लीजिएगा, और ये जो राष्ट्रीय हमने पढ़ाया है उसको भी देख लीजिएगा, और प्रयास करिएगा कि चीज़ें शांतिपूर्वक ग्रहण करिए। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस में कोई चीज़ें हमारी नहीं बनती है, अपना ही काम बिगड़ता है। ये सोचिए हमारे पास बहुत टाइम है और हम ईज़िली इन सब चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अपना 100% दीजिए, पूरा प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।